नमस्कार, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल पे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ऑफ सेमेस्टर नंबर 4 उसकी यूनिट नंबर 3 के बारे में। तो यूनिट नंबर 1 एंड 2 कवर है, उसको आप देख सकते हो जाकर। अब यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। तो इसका अगर सिलेबस देखें तो सबसे पहला टॉपिक क्या आता है, नीड फॉर डेवोल्यूशन ऑफ एडजुडिकेटरी अथॉरिटी ऑन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो क्यों नीड पड़ी कि जो एडजुडिकेशन है, मतलब जो जुडिशियल पावर्स है, उसको एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को बनाने की ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज है उसको क्यों जरूरत पड़ी कि एडजुडिकेटिंग बॉडी भी बनाना पड़ा। देन प्रॉब्लम्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन मेकिंग, तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन मेकिंग बॉडी है वो क्या प्रॉब्लम्स फेस करती है। देन नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, द कॉन्स्टिट्यूशन, पावर, प्रोसीजर एंड रूल्स ऑफ एविडेंस। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स होते हैं वो किस तरीके से बनाए जाते हैं, उसकी क्या पावर्स हैं, प्रोसीजर क्या है, एंड रूल्स ऑफ एविडेंस कौन सा अप्लाई होता है उस पर। देन आता है आपका लास्ट टॉपिक, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, जिसमें पहला आता है रूल अगेंस्ट बायस, देन ऑडी अल्टरम पार्टम, एंड देन स्पीकिंग ऑर्डर्स, दैट इज रीजन डिसीजंस। ठीक है, तो बेसिकली ये जो पार्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, ये हम बहुत डिटेल में कवर कर चुके हैं इन अ सेपरेट वीडियो। स्पेसिफिक वीडियो है डेडिकेटेड फॉर दिस टॉपिक, पर हम इस वीडियो में भी इसको अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक, दैट इज नीड फॉर डेवोल्यूशन ऑफ एडजुडिकेटरी अथॉरिटी ऑन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अब देखिए अगर इसको, तो इसको इंट्रोडक्टरी पार्ट समझते हैं सबसे पहले। तो बेसिकली मॉडर्न गवर्नेंस में क्या हुआ, एक्सेसिव प्रेशर हुआ ऑन द एडजुडिकेशन अथॉरिटी। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, एडजुडिकेशन को किस पे शिफ्ट किया गया, एग्जीक्यूटिव बॉडी पे शिफ्ट किया गया। तो हमने जो पिछली बार डेलीगेशन का कंसेप्ट पढ़ा था, जब एग्जीक्यूटिव को डेलीगेट कर रहे थे सम लेजिस्लेटिव पावर्स। ठीक है, तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी होती है वो क्या है, वो एग्जीक्यूटिव बॉडी। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि जो मॉडर्न गवर्नेंस में क्या हुआ, जो एडजुडिकेशन का प्रोसेस था वो भी एग्जीक्यूटिव बॉडी पे चला गया। ठीक है, स्पेशली इन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। ठीक है, देन उसके बाद इस प्रोसेस को क्या बोला गया, डेवोल्यूशन ऑफ एडजुडिकेटरी अथॉरिटी ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज। ठीक है, तो जो एडजुडिकेशन था, मतलब लॉ को इन्फोर्स कराने का जो एस्पेक्ट था, मतलब जो जजेस का एस्पेक्ट था, वो भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज पर आ गया। देन दिस डेवोल्यूशन इज नेसेसरी टू हैंडल स्पेशलाइज्ड टेक्निकल एंड हाई वॉल्यूम डिस्प्यूट्स। ठीक है, तो जो हाई वॉल्यूम डिस्प्यूट्स हैं रिलेटेड टू पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल या फिर पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, ठीक है, उसको हैंडल करने के लिए प्लस स्पेशलाइज्ड उनके पास स्किल्स हैं टू हैंडल द सिचुएशन एज वेल एज टेक्निकल स्किल्स हैं। इसलिए ये जरूरी हुआ कि जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है उस पर कुछ एडजुडिकेशन की पावर्स भी डाल दी जाए। ठीक है, देन उसके बाद that cannot be effectively resolved through traditional courts due to constraints like time, complexity and cost। तो जो ट्रेडिशनल कोड है उन पे वो चीज डाली तो जा सकती है, पर उनको स्पेशल टाइम देना पड़ेगा, प्लस वो जो है कॉम्प्लेक्स नेचर के हैं, बिकॉज दे आर द स्पेसिफिक केसेस जो कि पर्टिकुलर टेक्निकलिटी या पर्टिकुलर नॉलेज पे बेस्ड है, एज वेल एज जजेस को ट्रेन करने के लिए जो कॉस्ट आएगी, साथ ही साथ उस डिस्प्यूट को हैंडल करने के लिए जो कॉस्ट आएगी वो भी बहुत ज्यादा एग्जाम्पलरी हो जाएगी इन द केस अगर उसे नॉर्मल कोर्ट्स में ट्रांसफर किया जाए तो उन डिस्प्यूट्स को। फिर उसके बाद मीनिंग अगर देखें तो क्या है, तो मीनिंग हमारी बातों से भी क्लियर है, दैट इज ट्रांसफरिंग डिसीजन मेकिंग पावर्स इन क्वाजी जुडिशियल मैटर्स फ्रॉम ट्रेडिशनल कोर्ट्स टू एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्जीक्यूटिव बॉडीज। ठीक है, तो जैसे ट्रिब्यूनल्स हैं, कमीशंस हैं, रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं, इन पे आपने क्या करा, इनको एडजुडिकेट करने की पावर दे दी, मतलब डिस्प्यूट को डिसाइड करने की पावर दे दी, जो भी डिस्प्यूट है, जो भी कॉज ऑफ एक्शन है उसको डिसाइड करने की पावर दे दी। ठीक है, तो बेसिकली क्वाजी जुडिशियल पावर्स जो हैं वो चली जाती हैं फ्रॉम ट्रेडिशनल कोर्ट्स टू द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। ठीक है, देन उसके बाद आगे चले तो कहता है दीज अथॉरिटीज हैव लीगल बैकिंग, फॉलो प्रोसीजरल फेयरनेस एंड आर रिक्वायर्ड टू फंक्शन जुडिशियली। तो जुडिशरी का जो रोल है, जुडिशरी की जो ऑब्लिगेशंस है, जुडिशरी की जो डिपेंडेंसी है, सेम वही चीजें उस पे आती है। तो ऐसा नहीं है कि वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है पर उसकी कोई रिलायबिलिटी नहीं है, बल्कि जो जजेस फॉलो करेंगे एस्पेक्ट, वही एस्पेक्ट, वही जिम्मेदारी इन पर भी लागू पड़ती है। ठीक है, देन उसके बाद आगे चलें तो क्या है, व्हाई इट इज नीडेड, क्यों जरूरी है ये, इसका रीजन समझते हैं और रैशनल समझते हैं, रीजनिंग बिहाइंड द रीजंस। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, एफिशिएंसी एंड स्पीड। तो ये हमें पता ही है कि जो हमारे ट्रेडिशनल कोर्ट्स हैं, जैसे हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करें, हाई कोर्ट की या सुप्रीम कोर्ट की, तो वो ऑलरेडी ओवरबर्डन है, उस पर बहुत ज्यादा केसेस का लोड है, प्लस जजेस के नंबर कम है। ठीक है, अब क्या हुआ, अब जो एग्जीक्यूटिव बॉडीज हैं उनके पास ऑलरेडी मेंबर्स हैं जो कि एडजुडिकेशन कर सकते हैं, ये हमने माना, प्लस हमने क्या करा, कुछ एक्ट्स बना दिए, कुछ रूल्स बना दिए, कुछ हमने प्रिंसिपल्स बना दिए, जिसके बेसिस पे हमने बोला कि अगर आप एडजुडिकेट करते हो तो उस केस में आपको ये रूल्स, ये प्रिंसिपल्स और ये बेरैक को फॉलो करना है या फिर इन प्रोसीजर्स को फॉलो करना है। ठीक है, तो इसलिए क्या हुआ, जो ट्रेडिशनल कोर्ट्स थे उनकी एफिशिएंसी बढ़ गई, एज वेल एज जो स्पीड थी, क्योंकि बर्डन कम हुआ उनका, तो स्पीड भी कंपैरेटिवली बढ़ी, प्लस
जो इस टाइप के स्पेशलाइज्ड मैटर थे रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स, ठीक है, जो एडमिन वाले मैटर्स थे, ठीक है, एडमिन डिस्प्यूट वाले, तो वो क्या हुए, वो स्पेशलाइज हुए फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। तो उससे क्या हुआ, जो वो वाले मैटर्स हुए वो भी जल्दी स्पीडी ट्रायल हुआ उनका, ठीक है, प्लस जो एफिशिएंसी थी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल वो भी अच्छी थी। Then the administrative adjudication is faster. Example, tax tribunal, consumer forums, etc. Then स्पेशलाइजेशन एंड एक्सपर्टाइज, ठीक है। तो बेसिकली जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के जो जजेस होते हैं या फिर कहूं तो जो एडजुडिकेशन करने की पावर रखते हैं वो लोग स्पेशलाइज्ड होते हैं इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स, ठीक है, जिसकी उनको पावर दी जा रही है केसेस को हैंडल करने की, और उनके पास एक्सपर्टाइज होता है कि वो उन सब्जेक्ट मैटर्स को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद मैनी डिस्प्यूट्स आर टेक्निकल इन नेचर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज हैव सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टाइज, ठीक है। तो उनके पास सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स होते हैं जिसकी वजह से वो टेक्निकल मैटर्स को भी जो है अच्छे से और एफिशिएंट और स्पीडी वे से टैकल कर सकते हैं। देन उसके बाद आगे चलें तो ये एग्जांपल है, फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू देख लो एक बार उसको क्या है। द टेलीकॉम डिस्प्यूट्स सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल दैट इज TDSAT हैंडल कॉम्प्लेक्स टेलीकॉम रेगुलेटरी इश्यूज, ठीक है। तो अब टेलीकॉम रेगुलेटरी इश्यूज हैं, अब जैसे हमारा जो जजेस का एग्जाम होते हैं उसमें कुछ बेसिक सी बेयर एक्ट्स आती हैं, वो बेयर एक्ट्स को करके उसके बाद उसमें ये सारी बेयर एक्ट्स इंक्लूडेड नहीं होती। तो अब अगर एक जज को पर्टिकुलरली हम टेलीकॉम डिस्प्यूट्स के लिए ट्रेन करें और उसको हम समझाएं कि किस तरीके से क्या रूल्स है, किस तरीके से कौन सी टेक्नोलॉजी कैसे वर्क करती है, तो उस पर क्या होगा, कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, जो और प्लस वो अदर केसेस भी देख रहा है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, अदर केसेस पे इफेक्ट आने लगेगा और ये क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, ठीक है, स्लो प्रोसेस हो जाएगा अदर केसेस, प्लस ये वाले जो भी केसेस हैं ये भी स्लो हो जाएंगे। इसलिए क्या हुआ, अपीलेट ट्रिब्यूनल बनाया गया जिस पर डायरेक्टली वो केसेस जाएंगे, और डायरेक्टली केसेस जाने का फायदा ये होगा कि डायरेक्टली उन केसेस को सेटल कर दिया जाएगा एफिशिएंट तरीके से। देन उसके बाद कॉस्ट इफेक्टिवनेस, ठीक है, तो लोअर कॉस्ट कंपेयर टू रेगुलर लिटिगेशन। तो रेगुलर लिटिगेशन में कोर्ट फीस इन्वॉल्व होती है, लिटिगेशन चार्जेस इन्वॉल्व होते हैं एंड एक्सेट्रा मैनी चार्जेस इन्वॉल्व होते हैं, तो उसकी तुलना में जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल उस पर लेस चार्ज इन्वॉल्व होता है। एंड अफोर्डेबल जस्टिस फॉर कॉमन सिटीजंस, एग्जांपल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्यूसल कमीशन, ठीक है। तो कंज्यूमर फोरम बहुत फेमस है इन दिनों, ठीक है। तो कंज्यूमर फोरम क्यों बनाया गया, बेसिकली अगर हम देखें तो कंज्यूमर केसेस भी क्या होते हैं, वो प्रॉपर सिविल केसेस होते हैं। सिविल केसेस में सीपीसी में हम जा सकते हैं सिविल कोर्ट के अंदर, पर सिविल कोर्ट के अंदर हमें क्या फॉलो करना पड़ेगा, सीपीसी फॉलो करना पड़ेगा, जो कि इटसेल्फ एक बहुत लंबा प्रोसीजरल लॉ है, ठीक है। पर क्या है, क्योंकि कंज्यूमर स्पेसिफिक कुछ एक मैटर हो गया, इसलिए यहां पर कंज्यूमर डिस्प्यूट रेजिडेंशियल कमीशन बनाया गया डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल लेवल पे। तो जो भी आपका सब्जेक्ट मैटर है, जितना भी आपका कॉस्ट है, उसके अकॉर्डिंग आप कंज्यूमर मैटर पे आप अपनी रेजिडेंशियल कमीशन को सेलेक्ट कर सकते हो, लाइक डिस्ट्रिक्ट, लाइक स्टेट, लाइक नेशनल, डिपेंडिंग ऑन द कॉस्ट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, ठीक है, और उसके हिसाब से आप उस पर जा सकते हो। अब इसका फायदा क्या हुआ, कंज्यूमर कमीशंस को सीपीसी प्रॉपर फॉलो नहीं करना होता, दे आर गाइडेड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो इसलिए यहां पर जो मैटर्स है रिलेटेड टू कंज्यूमर कंपनसेशन, वो वहां पर बेनिफिशियल हो जाता है और कंज्यूमर्स को कम टाइम में सेटलमेंट हो जाता है, ठीक है। प्लस ये कॉस्ट इफेक्टिव है, सिंस इसमें आपको प्रॉपर एडवोकेट करके जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने केस को खुद ही प्रेजेंट कर सकते हो, बिकॉज इसमें कोई भी लॉ स्पेसिफिकली इन्वॉल्व नहीं होता। मतलब इसमें जो लिटिगेशन होती है बेस्ड ऑन द फैक्ट्स होती है, ना कि बेस्ड ऑन द लॉ। देन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द प्रोसीजर, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स जो होते हैं वो फ्लेक्सिबल इन नेचर होते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि जो प्रॉपर कोर्ट होते हैं उनको सीपीसी या फिर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को फॉलो करना पड़ता है, या बीएनएसएस को, ठीक है। तो पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स होते हैं उनको ऐसा कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं करना होता, उनके लिए कोई फिक्स नॉर्म्स नहीं है, बस उनको ये इंश्योर करना होता है कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो किया जाए, ठीक है। देन तो देखते हैं, लेस रिजिड होते हैं कोर्ट से जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स होते हैं, एंड प्रोसीजर्स आर सिंपलीफाइड टू इंश्योर एक्सेस टू जस्टिस, क्योंकि वहां पे कॉमन मैन जाता है विदाउट द नॉलेज ऑफ द लॉ, तो इसलिए प्रोसीजर को सिंपलीफाइड रखा जाता है ताकि एक्सेस टू जस्टिस हो सके। देन वेलफेयर स्टेट रिक्वायरमेंट, ठीक है, तो मॉडर्न वेलफेयर स्टेट्स जो हैं वो हेविली इन्वॉल्व इन सिटीजन सर्विस हैं। तो बेसिकली सिटीजन्स की सर्विस को जब अच्छा करेंगे तभी जो स्टेट बनेगा, जो कंट्री बनेगी, वो वेलफेयर स्टेट होगा, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन हेल्प्स रिजॉल्व सर्विस डिलीवरी डिस्प्यूट्स स्विफ्टली, ठीक है। तो जो सर्विस रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं, जैसे मान लो कि आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस में गए और वहां पे आपको अच्छी सर्विस नहीं मिली, ठीक है, तो आप उस गवर्नमेंट ऑफिस के जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है वहां पर आप कंप्लेंट कर सकते हो। जैसे सीपी ग्राम्स का एक पोर्टल है, ठीक है, या फिर अगर मैं बोलूं तो पब्लिक ग्रीवेंस का एक पोर्टल है, तो वहां पर जाकर के आप कंप्लेंट करके उस गवर्नमेंट बॉडी के अगेंस्ट कंप्लेंट करके आप अपने रिडर्सल को कर सकते हो, और वो एफिशिएंट भी होगा और टाइम सेविंग भी होगा। देन उसके बाद आगे चलें तो एग्जांपल देख लो, आरटीआई डिस्प्यूट्स आर हैंडल्ड बाय इंफॉर्मेशन कमीशन नॉट कोर्ट्स, ठीक है। तो आरटीआई में अगर मान लो आपने आरटीआई लगाया, आपको जवाब नहीं मिला या फिर गलत जवाब मिला, तो उस केस में आप जो है
इंफॉर्मेशन कमीशन पे जा सकते हो रेदर देन गोइंग टू द कोर्ट्स। तो दोनों ऑप्शंस हैं, पर बेटर क्या है ये, बिकॉज इट इज अ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑप्शन जहां पर चीप एंड कॉस्ट इफेक्टिव जस्टिस मिल सकता है। देन उसके बाद रिलीफ टू द जुडिशरी, कैसे, हेल्प्स रिड्यूस बर्डन ऑन रेगुलर कोर्ट्स। तो जो रेगुलर कोर्ट्स है ऑलरेडी ओवर बर्डन है, तो जब एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एस्टैब्लिश हुए तो जो रेगुलर कोर्ट्स था उनका बर्डन थोड़ा कम हुआ। देन उसके बाद रेलेवेंट केस लॉज देखें, अगर यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मद्रास बार एसोसिएशन, ठीक है, तो इसमें से कोई भी 2-3 केस लॉज जो आपको अच्छे लगे वो आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली फैक्ट्स और जजमेंट दोनों चीजें मेंशन है, वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो, बिकॉज इसमें एक्सप्लेनेशन के लिए कुछ नहीं होता, जो भी चीजें एज इट इज है, ठीक है। तो ये आप देख लेना एक बार, दिस केस के जो फैक्ट्स थे और ये जो जजमेंट थी, ये जो हेल्ड हुआ था, ठीक है। देन उसके बाद एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये सेकंड केस लॉ है, ठीक है। तो इसको भी आप वीडियो पॉज करके देख लो, व्हाट वाज हेल्ड इन दिस केस, ठीक है। Then that basic feature, judicial review is the basic feature of the constitution. It was also held. Then उसके बाद हरि कृष्ण मंदिर ट्रस्ट वर्सेस महाराष्ट्र, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। तो ये बेसिकली देख लो आप, what was held in this case, ठीक है, ये जजमेंट लिखी हुई है। देन उसके बाद AK क्राइपाक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये बेसिकली नेक्स्ट केस लॉ है, इसकी जजमेंट मैं दिखा देता हूं। सो दिस वाज हेल्ड इन दिस केस, ठीक है। देन उसके बाद MP संपत कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, तो इसको देख लो। So this was held in this case, ठीक है। तो बेसिकली इसमें से कोई भी 2-3 केस लॉ फॉर पर्टिकुलर टॉपिक आपको अच्छे से याद करना है, बिकॉज जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है वो बेस्ड ऑन द केस लॉ डेवलप हुआ है, तो इसलिए आपको केसेस को याद करना जरूरी है। देन उसके बाद एग्जांपल्स ऑफ एडजुडिकेटरी अथॉरिटीज इन एडमिनिस्ट्रेशन देखें अगर, ठीक है, तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल दैट इज कैट, इसको क्या बोला जाता है, जुरिडिक्शन अगर देखें इसका क्या है, तो डिस्प्यूट ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के बीच में डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व करता है। देन TDSAT जो हमने डिस्कस किया, दैट इज टेलीकॉम सेक्टर के जो डिस्प्यूट्स है उसको रिजॉल्व करता है। देन कंज्यूमर फोरम्स, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के जितने भी डिस्प्यूट्स हैं वो कंज्यूमर फोरम के थ्रू रिजॉल्व हो सकते हैं। देन उसके बाद सेबी अपीलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है, तो जो सिक्योरिटीज मार्केट का जो ट्रेंड है उसको, उसमें जो अगर कोई डिस्प्यूट आता है तो वो रिजॉल्व हो सकता है। Then NCLT and NCLAT, that is the appellate tribunal of the companies and it is the tribunal for the companies। तो कॉर्पोरेट और इंसॉल्वेंसी के जो मैटर्स हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। देन उसके बाद रियल एस्टेट रेगुलेटिंग अथॉरिटी, रेरा बहुत फेमस है आजकल, अगर प्रॉपर्टीज वगैरह में आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको रेरा रेगुलेशन जरूर पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिकली रियल एस्टेट डिस्प्यूट को रिजॉल्व करता है। देन उसके बाद नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को अगर देखें NGT, तो ग्रीन ट्रिब्यूनल से नाम क्लियर ही है कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात हो रही है। देन उसके बाद इंफॉर्मेशन कमीशन, दैट इज फॉर RTI, तो अगर राइट टू इंफॉर्मेशन में कुछ डिस्प्यूट है तो उस पर इंफॉर्मेशन कमीशन पे वो डिस्प्यूट रिजॉल्व किया जा सकता है। देन उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल फ्रेमवर्क अगर देखें तो आर्टिकल नंबर 323A, मतलब 323A एंड 323B जो है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो प्रोवाइड करता है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के एस्टैब्लिशमेंट के बारे में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985 जो है वो इंपावर करती है ट्रिब्यूनल्स को बनाने के लिए, लाइक कैट, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखोगे। देन प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस जो हम अभी डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो जो है फॉलो करेगा कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जब भी वो कोई भी डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेगा, ठीक है। देन उसके बाद चैलेंजेस अगर देखें तो क्या है, सबसे पहला लैक ऑफ इंडिपेंडेंस इन सम ट्रिब्यूनल, तो कुछ जो है एग्जीक्यूटिव अपॉइंटमेंट्स जैसे हैं तो उसमें क्या है, इंडिपेंडेंट नहीं है ट्रिब्यूनल्स, तो उस पर कहीं ना कहीं जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का जो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जो जुडिशियल बॉडीज होती हैं वो इंडिपेंडेंट होती हैं फ्रॉम एग्जीक्यूटिव एंड फ्रॉम लेजिस्लेचर। व्हाई? बिकॉज जो जस्टिस है वो अपहेल्ड होना चाहिए, तो पर ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स में नहीं होता, बिकॉज जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है वही एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की तरह काम करती है, ठीक है। देन इनएडिक्वेट प्रोसीजरल सेफगार्ड्स, तो प्रोसेस जो है वो बेसिकली फ्लेक्सिबल है, तो प्रोसीजरल सेफगार्ड कोई भी किसी भी पर्सन के लिए अवेलेबल नहीं है। देन ओवरलैप ऑफ ज्यूरिसडिक्शन विद कोर्ट्स, ठीक है, तो जो इसके ज्यूरिसडिक्शन है, जैसे मैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की बात करता हूं तो वो नेशनल कंज्यूमर फोरम, स्टेट कंज्यूमर फोरम एंड डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम बनाती है, जिसकी वजह से क्या है, जो उसका प्रोसेस है, अगर आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को देखोगे तो बेसिकली वो क्या है, वो सिविल लॉ है। सिविल लॉ होने के नाते उसका जो सूट बनता है वो सूट ऑफ सिविल नेचर होता है, और सेक्शन नंबर 9 जो CPC की बात है वो ये करता है कि जो सूट ऑफ सिविल नेचर्स है उसको सिविल कोर्ट में फाइल किया जा सकता है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, ये ओवरलैप ऑफ ज्यूरिसडिक्शन की वजह से भी कुछ ना कुछ उसकी लिमिटेशंस आ जाती हैं। देन उसके बाद नीड फॉर यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स इन ट्रिब्यूनल ऑपरेशन, ठीक है, तो यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स नहीं है, जिसकी वजह से जो ट्रिब्यूनल के जो ऑपरेशंस है वो अभी एक तरीके से अनुमान नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। देन उसके बाद सॉल्यूशंस अगर देखें तो इन सब प्रॉब्लम्स का क्या सॉल्यूशन है, सबसे पहला ट्रिब्यूनल्स को इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए, देन जुडिशियली ट्रेंड लोग को अपॉइंट करना चाहिए, एंड देन सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू इसके डिसीजंस होने चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद द कंक्लूजन ऑफ दिस टॉपिक, यहां पर ये टॉपिक हमारा कंक्लूड हो जाएगा और ये जो कंक्लूजन है हमारा यहाँ पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्रॉब्लम्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन मेकिंग। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन मेकिंग है उसकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं ये समझ लेते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है।
तो सबसे पहले एज यूजुअल इंट्रोडक्शन को हम डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस टॉपिक, जो कि आपको एग्जाम में भी ऐसे ही लिखना चाहिए, ठीक है। इन अ मॉडर्न वेलफेयर स्टेट द एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव विंग प्लेज अ वाइटल रोल इन रेगुलेटिंग पब्लिक वेलफेयर, इकोनॉमी एंड एनवायरमेंट एंड गवर्नेंस, ठीक है। तो बेसिकली जो एग्जीक्यूटिव या एडमिनिस्ट्रेटिव विंग है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किस चीज के लिए? सबसे पहले तो पब्लिक वेलफेयर के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज उसका फॉर्मेशन ही पब्लिक वेलफेयर के लिए हुआ है। देन इकोनॉमी को रेगुलेट करने में एंड स्टेबल रखने में, देन इन्वायरमेंट को मेंटेन रखने में, इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी को बनाए रखने में, एंड गवर्नेंस को मेंटेन रखने में, जो पीस है वो बना रहे या गवर्निंग जो रूल्स हैं वो बने रहे, ठीक है। विद इंक्रीज्ड डेलीगेशन ऑफ पावर्स, administrative authorities frequently make decisions affecting civil liberties, rights and obligations, ठीक है। तो बेसिकली डेलीगेशन ऑफ पावर के थ्रू क्या हुआ, जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज हैं वो किस चीज पे डिसीजन लेती हैं? ज्यादातर सिविल लिबर्टीज पे, जो एक पर्सन की सिविल राइट्स हैं या फिर जो एक सिविल ऑब्लिगेशंस हैं उसको अफेक्ट करते हुए वो डिसीजंस लिए जाते हैं, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन मेकिंग ऑफन फेसेस सेवरल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो इस प्रोस्पेक्ट में, इस डिसीजन मेकिंग में, इस जजमेंट में कि क्या किसी बंदे के सिविल राइट्स हैं और क्या वो वायलेट हुए या नहीं हुए, क्या उसकी ऑब्लिगेशंस है, तो ये जो पूरा प्रोस्पेक्ट है, पूरा जो फेयर है, पूरा जो चक्र है, इसके तहत कई सारे स्ट्रक्चरल और फंक्शनल प्रॉब्लम्स उसको फेस करने पड़ते हैं। किसको? एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को, ठीक है। तो ये क्या है? अबाउट फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी एंड लीगैलिटी, ठीक है। तो पहली बात, बिकॉज कोई प्रोसेस नहीं है, तो जब प्रोसेस नहीं है तो वहां पर क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी है। तो जो फ्लेक्सिबिलिटी जो फोरम ने अपनाई, जो ट्रिब्यूनल ने अपनाई, वो फेयर थी या नहीं थी? दूसरा, ट्रांसपेरेंट थी, मतलब जो भी रीजंस दिए गए, जो भी डिसीजन दिया गया, जो भी प्रोसेस फॉलो किया गया, वो ट्रांसपेरेंट था या नहीं था? देन अकाउंटेबल टुवर्ड्स द जनता, जो हमारी जनता है, जो हमारा देश के जो नागरिक हैं, उनके लिए अकाउंटेबल होना चाहिए। एंड लीगैलिटी पे उसकी बेस्ड होना चाहिए, मतलब जो उसके जुरिसडिक्शन है, जो उसकी पावर्स हैं, उसके तहत ही वो ऑर्डर्स होने चाहिए। तो ये प्रॉब्लम्स उसको फेस करनी पड़ती है, किसको? एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स को, ठीक है। देन मेजर प्रॉब्लम्स अगर देखें तो क्या है? लैक ऑफ प्रोसीजरल फेयरनेस, ठीक है। तो जो प्रोसीजरल फेयरनेस है उसका लैक, मतलब जो प्रोसेस है, क्योंकि कोई स्टैंडर्ड प्रोसेस नहीं है, हर किसी का ट्रिब्यूनल का अलग प्रोसेस है, और जो ट्रिब्यूनल के प्रोसेस है बिकॉज कोडिफाइड नहीं है, तो वो जो है फ्लेक्सिबल है। तो फ्लेक्सिबल होने के कारण जो फेयरनेस होती है कभी कभार वो आर्बिट्ररी हो जाती है, जिसकी वजह से उसके जो डिसीजन है वो सफर करते हैं, ठीक है। तो समटाइम्स इग्नोर द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो जो प्रोसेस फेयर नहीं है, इसका मतलब क्या है? जो हमने प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस बताए, जो हम डिस्कस कर चुके हैं कई बार पासिंग रेफरेंस में, दैट इज ऑडी अल्ट्रम पार्टम, रूल अगेंस्ट बायस एंड रीजन डिसीजन, तो वो कभी कभार फॉलो नहीं किया जाता, और जिसकी वजह से जो फेयरनेस है वो हिंडर हो जाती है, ठीक है। तो जैसे ये जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, दैट इज ऑडी अल्ट्रम पार्टम नेमो जडेस इन कॉजा सुआ, ठीक है। मतलब नो वन शुड बी अ जज इन देयर ओन केस। तो आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप ही जज और आप ही एक्यूज्ड या आप ही पेटिशनर, ठीक है। देन उसके बाद केस लॉ अगर देखें तो ये इंपॉर्टेंट केस लॉ है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और ये केस लॉ बेसिकली रिपीटेड भी है। तो अगर इस केस लॉ को आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो आप यहाँ पे भी इसको यूज कर सकते हो एंड वहां पे भी इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। देन हेल्ड अगर देखें तो क्या हुआ था? इवन एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस मस्ट ऑब्जर्व नेचुरल जस्टिस, ठीक है। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस होते हैं उनको भी नेचुरल जस्टिस को ऑब्जर्व करना जरूरी है। इट वाज हेल्ड इन दिस केस selection of officers by committee that included a candidate was struck down as biased, ठीक है। तो एक कमेटी बनाई और उस कमेटी में कैंडिडेट को ही उस कमेटी का हिस्सा बना लिया, ठीक है। तो यहां पर क्या है? सिलेक्शन ऑफ ऑफिसर्स हुआ, उस पर एक क्वेश्चन खड़ा हुआ, तो उस क्वेश्चन को रिजॉल्व करने के लिए एक कमेटी बनाई गई। अब कमेटी के अंदर जो लोग अपीयर हुए थे उस सिलेक्शन के लिए, उसमें से ही एक कैंडिडेट था उस कमेटी के अंदर। तो ये क्या हुआ? ये बायस्ड माना गया। किस चीज को वायलेट कर रहा है? नेमो जुडेक्स इन कॉजस हुआ, दैट इज नो वन कैन बी जज ऑफ हिज ओन केस, ठीक है। तो ये हेल्ड हुआ था इस केस में, तो यहां पे आप इस चीज को मेंशन कर सकते हो। देन एब्सेंस ऑफ रीजनड ऑर्डर, तो अगर ऑर्डर दिया पर उस ऑर्डर के पीछे क्या रीजंस हैं, क्या फाइंडिंग्स हैं, वो नहीं दिया, तो वो क्या है? वो एक फेयरनेस प्रिंसिपल के अगेंस्ट माना जाएगा और उसको स्ट्रक डाउन किया जा सकता है। मैनी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज फेल टू गिव रीजंस फॉर देयर डिसीजंस मेकिंग इट डिफिकल्ट टू चैलेंज देम इन कोर्ट्स, ठीक है। तो जब रीजन ही नहीं दोगे, तो रीजन नहीं दिया तो भाई रीजन सही है गलत है, तो इस बेसिस पे ही तो कोर्ट में चैलेंज या अपील किया जा सकता है, ठीक है। तो आपने रीजन ही नहीं दिया तो अपील कैसे करोगे? इसलिए जो है वो लिमिटेशन की तरह काम करता है। देन उसके बाद आगे चलें तो केस लॉ है, दिस इज द केस लॉ, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का एक केस है, ठीक है। हेल्ड अगर देखें तो क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स अफेक्टिंग राइट्स मस्ट रिकॉर्ड रीजंस। तो अगर कोई ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है जिसमें राइट ऑफ अ पर्सन को अफेक्ट किया जा रहा है, कुछ बताया जा रहा है ऑब्लिगेशंस को, तो उस ऑर्डर में रीजंस होना जरूरी है कि क्यों ऐसा ऑर्डर दिया जा रहा है, उसके पीछे क्या रीजन है, क्या फाइंडिंग्स है, क्या ऑब्जर्वेशन है, वो चीज बताना जरूरी है, ठीक है।
एल्स दे कैन बी क्वेश्ड एज आर्बिट्ररी। अगर नहीं है रीजंस तो उसको आर्बिट्ररी बोल के क्वेश्चन किया जा सकता है, उसको इन्फोर्स कराना जरूरी नहीं होगा, ठीक है। देन उसके बाद एक्सेसिव डिस्क्रिशन एंड अब्यूज ऑफ पावर। तो बेसिकली जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है वो फ्लेक्सिबल है, बहुत ज्यादा उसका प्रोसेस फ्लेक्सिबल है, जिसमें एक्सेसिव डिस्क्रिशन आ जाता है ऑफ द एडजुडिकेटिंग बॉडी। तो एडजुडिकेटिंग बॉडी का एक्सेसिव डिस्क्रिशन का मतलब क्या है, कभी कभार वो क्या होगा, अब्यूज ऑफ पावर होगा, मतलब वो डिस्क्रिशन बेस्ड ऑन सम आर्बिट्ररी एक्शन हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए ये भी एक लिमिटेशन है, ठीक है। तो लॉ ऑफन गिव्स ब्रॉड डिस्क्रिशन टू अथॉरिटीज व्हिच मे लीड टू आर्बिट्ररी, बायस्ड और अनरीजनेबल डिसीजन, ठीक है। तो आर्बिट्ररी हो सकते हैं, बायस्ड हो सकते हैं या फिर अनरीजनेबल डिसीजन हो सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल लाइसेंसिंग पावर गिवन अंडर रेगुलेटरी लॉज, एग्जांपल ड्रग एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट एटसेट्रा, ठीक है। तो ये क्या हो सकते हैं, ये आर्बिट्ररी हो सकते हैं एज वेल एज अनरीजनेबल हो सकते हैं, ठीक है। देन फिर आता है ये केस लॉ, दैट इज मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, जहां पे पासपोर्ट को सीज कर लिया गया था विदाउट एनी रीजन, ठीक है। तो रीजन बताए बिना पासपोर्ट सीज कर लिया, इसका मतलब ये वॉयलेटिव ऑफ आर्टिकल नंबर 21 है, ठीक है। देन उसके बाद डिले एंड इनएक्शन। तो बेसिकली जब कोई प्रोसेस ले डाउन नहीं किया गया तो पर्टिकुलर डेज भी ले डाउन नहीं किए गए, जिसकी वजह से डिले और इनएक्शन हो सकता है, ठीक है। क्रिटिसाइज फॉर डिलेड डिसीजंस व्हिच डिफीट पर्पस ऑफ जस्टिस एंड वायलेट राइट टू टाइमली एक्शन। तो बेसिकली ये कौन सा राइट है, ये हमारा आर्टिकल नंबर 21 का सब्सिडरी राइट है। तो आर्टिकल नंबर 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का एक सब्सिडरी राइट है कि जो हमारा एक राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, उसी में राइट टू लाइफ में ऑप्शन आता है कि हमारे पास राइट टू टाइमली एक्शन का एक राइट है, जिसको वायलेट कर देते हैं कभी कभार डिलेड एक्शन के थ्रू, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलते हैं। तो ये बेसिकली एग्जांपल है, डिले इन इशूइंग कास्ट सर्टिफिकेट, पेंशन और लाइसेंस अफेक्ट सिटीजंस राइट एंड लाइवलीहुड, ठीक है। तो कभी कभार डिले इन पेंशन हो जाता है, पेंशन को रिलीज करना या कास्ट सर्टिफिकेट बनाने में, तो उसकी अपॉर्चुनिटी जिस बंदे को चाहिए उसकी अपॉर्चुनिटी मिस हो सकती है कास्ट सर्टिफिकेट के केस में, या फिर पेंशन अगर नहीं मिली तो उसके लाइवलीहुड पे भी असर आ सकता है। देन उसके बाद देखें केस लॉ। तो कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट केस लॉ है। हेल्ड क्या हुआ था देख लेते हैं। इनऑर्डिनेट डिले इन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन वायलेट्स द प्रिंसिपल ऑफ एफिशिएंट गवर्नेंस एंड मस्ट बी अवॉइडेड, ठीक है। तो अगर कोई डिले हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन में, ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन में डिले होने का मतलब क्या है कि एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी को बनाने के पीछे का रीजन था कि इफेक्टिव एंड टाइमली डिसीजन आना और जो बर्डनिंग ऑफ द कोर्ट्स की वजह से जो डिले हो रहा था उसको रोकना। तो अगर वही नहीं हो रहा है तो उस डिसीजन का कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है। और जो वो इफेक्टिव गवर्नेंस है उसको रोका जा सकता है और उसको अवॉइड करना चाहिए, मतलब डिले को अवॉइड करना चाहिए। देन पॉलिटिकल एंड ब्यूरोक्रेटिक इन्फ्लुएंस, ठीक है। तो बेसिकली क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज जो हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं है, इसलिए जो पॉलिटिकल प्रेशर हो सकता है उन पे और ब्यूरोक्रेटिक प्रेशर हो सकता है, बिकॉज देयर सैलरीज आर अफेक्टेड बाय द अदर बॉडीज, ठीक है। तो मेनी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय पॉलिटिकल प्रेशर, ब्यूरोक्रेटिक बायस और करप्शन, अंडरमाइनिंग इम्पार्शियलिटी एंड पब्लिक ट्रस्ट, ठीक है। तो जिसकी वजह से जो पब्लिक ट्रस्ट है वो हिला पड़ा रहता है एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज से, ठीक है। देन उसका एग्जांपल देखें तो लैंड अलॉटमेंट डिसीजन और ग्रांट ऑफ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑफन अट्रैक्ट एलिगेशंस ऑफ फेवरिज्म और पॉलिटिकल मैनिपुलेशन, ठीक है। तो जैसे टेंडर पास करना या लैंड एलोकेट करना किसी पर्सन को, जैसे कोई जीडीए का लैंड है या फिर किसी अथॉरिटी का लैंड है, वो किसको जाएगा, तो कभी कभार इसमें फेवरिज्म हो जाता है, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलें तो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट डिसीजंस नहीं होते और अकाउंटेबल डिसीजंस कभी कभार नहीं होते। तो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज जो हैं वो कभी कभार विदाउट ट्रांसपेरेंसी ऑपरेट करती हैं एंड देयर में बी नो अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म, ठीक है। तो उससे क्या है, रॉन्गफुल डिसीजंस हो जाते हैं। देन एग्जांपल अगर देखें डिसीजंस अंडर डिस्क्रिशनरी कोटास, एग्जांपल हाउसिंग, स्कूल एडमिशंस ऑफन गो अनचेक्ड, ठीक है। तो जैसे हाउस अलॉटमेंट है या स्कूल एडमिशंस के लिए जो भी डिसीजंस हो रहे हैं वो कभी कभार अनचेक रह जाते हैं, बिकॉज बहुत मेजर इशू नहीं माना जाता। देन केस लॉ अगर देखें तो क्या है, सेंटर फॉर पीआईएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसका इंपॉर्टेंट केस है 2G स्पेक्ट्रम केस इसको बोला जाता है। हेल्ड एलोकेशन ऑफ स्पेक्ट्रम वाज आर्बिट्ररी एंड नॉन ट्रांसपेरेंट, वायलेटिंग आर्टिकल नंबर 14, दैट इज राइट टू इक्वालिटी एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। देन उसके बाद आगे चले तो ओवरलैपिंग ज्यूरिसडिक्शन एंड एम्बिग्विटी, ठीक है। तो ये हमने थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस किया कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव केसेस होते हैं वो भी जनरली सिविल केसेस होते हैं। तो उन केसेस में क्या होता है कि जो कंफ्यूजन होती है रिलेटेड टू द सिविल कोर्ट्स एज वेल एज बिटवीन द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। देन दूसरी चीज कि भाई एक पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में आना चाहिए या दूसरे में, ठीक है। तो इसकी वजह से जैसे मल्टीपल एजेंसीज और अनक्लियर लॉज जो हैं वो कॉज कंफ्यूजन एंड ज्यूरिसडिक्शनल कॉन्फ्लिक्ट लीडिंग टू कॉन्ट्राडिक्टरी डिसीजंस, ठीक है। तो जब ज्यूरिसडिक्शन कॉन्फ्लिक्ट होगा तो उस केस में जो डिसीजन होगा वो कॉन्ट्राडिक्टरी होगा, ठीक है। एनवायरमेंटल डिस्प्यूट्स में फॉल अंडर एनजीटी, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड एमओईएफ, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, ठीक है। तो बेसिकली कभी कभार क्या है, एनवायरमेंट डिस्प्यूट्स के जो मैटर है वो कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि कहां पर फाइल करें, एनजीटी में जाएं, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में जाएं या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट में जाएं, ठीक है। तो जिसकी वजह से प्रोसीजरल क्योस हो जाता है।
देन उसके बाद नॉन कंप्लायंस विद जुडिशियल प्रेसिडेंट्स, ठीक है। तो जुडिशरी एक अलग बॉडी हो गई, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल अलग बॉडी हो गई। अब एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को थोड़ी ना पता है कि जुडिशरी क्या कह रही है। एक जनरल प्रिंसिपल अगर देखें तो क्योंकि दोनों का वर्किंग एम्बिट अलग है, तो वहां पर क्या है, बिकॉज वहां पर लोग भी नॉर्मल जा रहे हैं, नॉर्मल का सेंस कि एडवोकेट्स नहीं जा रहे, तो वहां पर जुडिशियल डिसीजंस जो हो रहे हैं उसको फॉलो करना जरूरी नहीं समझा जाता, और जिसकी वजह से इग्नोर्ड कोर्ट डिसीजन की होने से क्या होता है, लीगल अनसर्टेनिटी फैलती है, ठीक है। इधर विलफुली और ड्यू टू इग्नोरेंस कॉजिंग लीगल अनसर्टेनिटी, ठीक है। तो विलफुली भी हो सकता है या फिर इग्नोरेंस भी हो सकता है, पता ही नहीं है, ठीक है। देन केस लॉ अगर देखें तो के भल्ला वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, इसमें क्या हेल्ड हुआ था, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसरिगार्ड फॉर जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो उस एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जा सकता है। एंड शोज कंटेम्प्ट फॉर रूल ऑफ लॉ। तो रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है, जब लॉ सुपीरियर रहेगा और आपने लॉ को ही नहीं माना तो बेसिकली कंटेम्प्ट फॉर द रूल ऑफ लॉ इसको माना जाता है। देन आगे चलते हैं, लैक ऑफ ट्रेनिंग एंड लीगल नॉलेज, ठीक है। तो बेसिकली जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के जो लोग होते हैं, जो एडजुडिकेटिंग पर्संस होते हैं, उनके पास लीगल नॉलेज बहुत कम होती है, बिकॉज दे आर रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर फील्ड, ठीक है। मैनी डिसीजन मेकर्स इन एडमिनिस्ट्रेशन लैक एडिक्वेट लीगल नॉलेज और ट्रेनिंग इन क्वाजी जुडिशियल फंक्शंस अफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ द डिसीजन। तो जो क्वालिटी ऑफ द डिसीजन है वो अफेक्ट कर जाती है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ लीगल नॉलेज। देन उसके बाद आगे चलते हैं तो क्या आता है, इंपैक्ट अगर देखें इन ये सब प्रॉब्लम्स का इंपैक्ट क्या है, तो सबसे पहला वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स का सबसे बड़ा इंपैक्ट है, बिकॉज हमने डिस्कस किया था कि आर्टिकल नंबर 12 में ये प्रोवाइडेड है कि स्टेट जो है वो फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं कर सकती। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स भी क्या है, वो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, इसका मतलब क्या है, वो भी स्टेट है एज पर आर्टिकल नंबर 12, ठीक है। आर्टिकल नंबर 12 हमें ये चीज बताता है। देन उसके बाद तो ये अगर फंडामेंटल राइट वायलेट करेगा तो इक्वालिटी और राइट टू लाइफ जो है वायलेट हो सकता है। देन इरोजन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, तो जो पब्लिक ट्रस्ट है वो भी इरोड होता है, खत्म होता है ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, क्योंकि ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं सामने। देन इनइफेक्टिव गवर्नेंस, तो जो गवर्नेंस है वो इनफेक्टिव हो जाती है और रूल्स को फॉलो कराना इनफेक्टिव हो जाता है। देन इंक्रीज लिटिगेशन एंड जुडिशियल बर्डन, ठीक है। तो इससे क्या होता है, क्योंकि वहां पर तो सेटिस्फैक्शन मिला नहीं तो ऑब्वियसली आपको आना पड़ेगा कहां, कोर्ट में। तो बात क्या हुई, बात वही हो गया कि बंदे को अगर कोर्ट आना ही पड़ रहा है तो ट्रिब्यूनल में जाएगा ही क्यों। देन रेमेडीज एंड सॉल्यूशन अगर देखें तो क्या है, मैंडेटरी रिकॉर्डिंग ऑफ रीजंस एंड डिसीजन, ठीक है। तो ये जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है या कोई कोर्ट भी है, कोई भी डिसीजन अगर देता है तो उसका रीजन जो है रिकॉर्ड करना जरूरी है। इवन अगर पुलिस वाला आपको अरेस्ट भी करता है तब भी रीजन फॉर द अरेस्ट आजकल लिखना जरूरी हो गया है, क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, बिकॉज बेल इज द रूल नॉट द अरेस्ट, ठीक है। देन उसके बाद ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ठीक है। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं जिनके पास ड्यूटी है ताकि वो एडजुडिकेट करें, तो उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम टाइम टू टाइम होने चाहिए। देन कोडिफिकेशन ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर, तो कोडिफाई करो कि क्या डिस्क्रिशनरी पावर है, किस लिमिट तक। देन स्ट्रेंथनिंग आरटीआई एंड ट्रांसपेरेंसी लॉस, ठीक है। तो जो आरटीआई है मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन, और जो ट्रांसपेरेंसी बनाते हैं लॉस, उनको स्ट्रेंथन करो, उनको बनाओ। देन इनेबलिंग जुडिशियल रिव्यू फॉर एवरी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, ठीक है। तो कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन हो, कोई भी डिसीजन हो, कोई भी एडजुडिकेशन हो, उसके अगेंस्ट जुडिशियल रिव्यू हो जाए इन केस अगर वो लगता है कि उसका जुडिशियल रिव्यू का ग्राउंड है। देन कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स वाया आर्टिकल नंबर 14, 19, 21 एंड 226। तो बेसिकली हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट में रिट पिटीशन, देन ये सब हमारे फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है। देन आगे चलते हैं तो ये आ जाता है कंक्लूजन ऑफ दिस टॉपिक। तो बेसिकली कंक्लूजन यहाँ पे खत्म नहीं होगा, तो यहाँ पर हमारा कंक्लूजन हो जाता है ओवर। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी खत्म हो गया, ठीक है। अब चलते हैं हम टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, कॉन्स्टिट्यूशन, पावर, प्रोसीजर, रूल्स ऑफ एविडेंस, ठीक है। तो बेसिकली हमने जो अभी तक जो कथा डिस्कस करी, जो कहानी डिस्कस करी, उसमें आप कहीं ना कहीं कॉमन सेंस लगाकर कुछ ना कुछ इसका सॉर्ट आउट कर लोगे, मुझे उम्मीद है ऐसी, ठीक है। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट अगर देखें तो व्हाट आर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, तो ये हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, द क्वासी जुडिशियल इन नेचर एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये बेसिकली आप फ्रेम कर ही लोगे, इसको मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। देन आगे चलते हैं तो क्या आता है, नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। तो क्या नेचर है ये समझ लेते हैं। तो क्वासी जुडिशियल इन नेचर है, मतलब प्योर जुडिशियल नहीं है, प्योर स्ट्रिक्ट जुडिशियल फॉर्म नहीं है, बल्कि क्वासी जुडिशियल है जहां पर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ रूल्स होता है, ठीक है। तो ट्रिब्यूनल्स परफॉर्म फंक्शंस सिमिलर टू कोर्ट्स बट आर नॉट बाउंड बाय स्ट्रिक्ट प्रोसीजर्स ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड, ठीक है। तो बेसिकली इनका जो फंक्शन है वो सिमिलर टू कोर्ट्स है, पर सीपीसी के प्रिंसिपल्स के थ्रू ये बाउंड नहीं है। देन उसके बाद आगे चलें तो क्या आता है, नेचुरल जस्टिस को इन्हें फॉलो करना होता है, जो नेचुरल जस्टिस अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, प्लस एविडेंस एक्ट को फॉलो करना या बीएसए को जो फॉलो करना वो जरूरी नहीं है, पर उसके अंदर जो प्रिंसिपल्स हैं उसको फॉलो करना जरूरी है, ठीक है। देन उसके बाद एग्जांपल देखें तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल दैट इज कैट डील्स विद सर्विस रिलेटेड डिस्प्यूट्स ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, हम डिस्कस कर ही चुके हैं। देन स्पेशलाइज्ड ज्यूरिसडिक्शन होता है
तो हर ट्रिब्यूनल का एक एक्ट बनाती है ट्रिब्यूनल, तो उस एक्ट में उसका ज्यूरिसडिक्शन जो है स्पेशलाइज किया जाता है, ठीक है। तो पर्टिकुलर फील्ड्स में होता है फॉर पर्टिकुलर ट्रिब्यूनल, तो जैसे टैक्सेशन, टेलीकॉम, एनवायरमेंट, कॉर्पोरेट लॉस एक्सेट्रा, तो उसका एक्सपर्ट एडजुडिकेशन होना चाहिए। देन उसके बाद आगे चलें तो ये एग्जांपल हो गया नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलते हैं तो क्या आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ट्रिब्यूनल्स। तो किस तरीके से बनता है एक ट्रिब्यूनल ये देख लेते हैं। तो ट्रिब्यूनल को बनाने के दो रास्ते हैं। पहला रास्ता क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के थ्रू बनाना, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, आर्टिकल नंबर 323 ए हम ये भी पार्शियली डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें बताता है प्रोवाइड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एंड ओनली पार्लियामेंट क्रिएट दिस ट्रिब्यूनल्स, ठीक है। तो पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बना सकते हैं अंडर आर्टिकल नंबर 323 कैपिटल ए। देन उसके बाद देखें तो आर्टिकल नंबर 323 कैपिटल बी आता है, जो कि इनेबल्स ट्रिब्यूनल फॉर अदर मैटर्स, टैक्सेशन, लेबर, लैंड रिफॉर्म्स एक्सेट्रा। तो इनके लिए भी ट्रिब्यूनल बनाए जा सकते हैं एंड बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक ट्रिब्यूनल अंडर आर्टिकल नंबर 323 बी। तो इसका मतलब क्या है कि जो स्टेट सब्जेक्ट है, जो हमारी जो लिस्ट है कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, तो इन दोनों मैटर्स के लिए जो पार्लियामेंट है और जो स्टेट है, स्टेट लेजिस्लेचर, दोनों ही ट्रिब्यूनल को बना सकते हैं एज पर आर्टिकल नंबर 323 कैपिटल बी। देन उसके बाद ये केस लॉ है एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसको देखते हैं। ट्रिब्यूनल्स और कॉन्स्टिट्यूशनल बट जुडिशियल रिव्यू बाय हाई कोर्ट्स मस्ट बी प्रिजर्व, ठीक है। तो ट्रिब्यूनल्स जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल तो हैं, पर उन ट्रिब्यूनल्स के बनाने के पीछे और उनके डिसीजंस पर जुडिशियल रिव्यू जो होता है वो एप्लीकेबल होता है। देन स्टैट्यूटरी प्रोविजन है दूसरा तरीका ट्रिब्यूनल बनाने का। तो पहला तरीका क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, जो कि आर्टिकल नंबर 323 कैपिटल ए एंड 323 कैपिटल बी। तो कैपिटल ए में क्या है, सिर्फ और सिर्फ जो पार्लियामेंट है वो ट्रिब्यूनल बना सकता है, और कैपिटल बी में क्या है कि जो स्टेट सब्जेक्ट्स हैं, जो कॉन्करेंट लिस्ट है, उसमें पार्लियामेंट एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेचर ट्रिब्यूनल बना सकता है। दूसरा तरीका क्या है, स्टैट्यूटरी प्रोविजंस। देन इसको डिस्कस करते हैं। तो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस का मतलब क्या है, कोई एक्ट ऐसी बनाई जिसमें आपने ट्रिब्यूनल्स के फॉर्मेशन की बात करी, ठीक है। तो जैसे द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट, देन एनसीएलटी एंड एनसीएलएटी, दैट इज अंडर कंपनीज एक्ट, ये ट्रिब्यूनल बने फॉर कंपनी लॉ, एंड ये ट्रिब्यूनल बने फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। देन एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बना किसमें, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट में, ये ट्रिब्यूनल को एस्टैब्लिश किया गया। देन टीडीएसएटी जो हमने डिस्कस किया था अंडर ट्राई एक्ट, दैट इज द टेलीकम्युनिकेशन ट्रिब्यूनल। तो बेसिकली ये एग्जांपल्स हैं फॉर द ट्रिब्यूनल्स दैट आर मेड ऑन द स्टैट्यूटरी लॉ। देन उसके बाद आगे चलते हैं तो क्या आता है, पावर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। तो क्या पावर्स हैं समझ लेते हैं। एडजुडिकेट डिस्प्यूट्स विद इन देयर सब्जेक्ट एरिया, तो जिस लिए उनको बनाया गया है, जिस एक्ट के तहत या प्रोविजन के तहत उनको बनाया गया है, उसमें वो एडजुडिकेट कर सकते हैं उस सब्जेक्ट मैटर पे। देन समन विटनेसेस, इन्फोर्स अटेंडेंस एंड कंपेल प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो जो कोर्ट की पावर्स हैं वो पावर्स इसके पास भी है कि विटनेस को समन कर सकता है और ना आए तो वारंट, ठीक है। देन दूसरी चीज क्या है, इन्फोर्स अटेंडेंस को मैंडेटरी कर सकता है ऑफ द पार्टीज ऑफ द विटनेस। देन कंपेल प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, तो अगर डॉक्यूमेंट्स जिसके पास है रिलेटेड टू दैट मैटर, उसको कंपेल कर सकता है कि वो डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करे। देन उसके बाद पावर टू रिव्यू, रेक्टिफाई और रिकॉल ऑर्डर्स इन सर्टेन केसेस, ठीक है। तो जो ऑर्डर्स पास हुए उसको रिव्यू कर सकता है, रेटिफाई मतलब चेंज कर सकता है, और रिकॉल कर सकता है इन सर्टेन केसेस जिसमें वो चाहे उसमें, ठीक है। देन सम ट्रिब्यूनल्स ग्रांट इंटरिम रिलीफ, जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की अगर हम बात करें तो अगर कोई पेरिशेबल गुड्स है, ठीक है, तो उस केस में इंटरिम रिलीफ भी दिए जाते हैं थ्रू ट्रिब्यूनल्स। देन पावर टू एग्जीक्यूट देयर ओन ऑर्डर्स लाइक सिविल कोर्ट्स, ठीक है। तो सिविल कोर्ट के पास पावर है, पावर ऑफ एग्जीक्यूशन, कि भाई ऑर्डर तो किया, जब तक उसको एग्जीक्यूट नहीं करोगे तब तक उस ऑर्डर को करना क्या है, फालतू में थोड़ी ना ऑर्डर किया है, तो एग्जीक्यूट करना जरूरी है। तो सिमिलरली जैसे सिविल कोर्ट के पास पावर है अपने ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट कराने की, वैसे ही ट्रिब्यूनल्स के पास भी पावर है अपने ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट कराने की, ठीक है। देन उसके बाद एग्जांपल है। देन आगे चलते हैं तो क्या आता है, प्रोसीजर फॉलोड बाय ट्रिब्यूनल्स। तो क्या प्रोसेस है ये समझ लेते हैं। सिंपल एंड फ्लेक्सिबल प्रोसेस जो है वो फॉलो किया जाता है, बिकॉज जो ट्रिब्यूनल्स है उसमें कॉमन मैन जाते हैं जनरली। देन मस्ट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, तो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। देन यूजुअली फॉलो अ समरी प्रोसीजर नॉट फुल सीपीसी, ठीक है। तो समरी प्रोसीजर को फॉलो करते हैं ताकि डिस्प्यूट जल्दी खत्म हो, रेदर देन सीपीसी की भैया पूरा 3 4 5 साल चल रहा है केस। देन कैन रेगुलेट देयर ओन प्रोसीजर अनलेस अदरवाइज स्टेटेड, तो जो उनका प्रोसेस है कोर्ट में फॉलो करने का या ट्रिब्यूनल में फॉलो करने का, उसको रेगुलेट कर सकते हैं अनलेस दे आर बार्ड, जब तक बार ना किया जाए तब तक रेगुलेट कर सकते हैं। देन फिर आता है कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन फॉलो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट रूल्स नॉट सीपीसी। तो ये एग्जांपल हो गया कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन के जो रूल्स हैं वो लिखे हुए हैं, ठीक है। देन उसके बाद ये केस लॉ हो गया, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। देन आगे चलते हैं रूल्स ऑफ एविडेंस। तो रूल्स ऑफ एविडेंस को अगर देखें तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स होते हैं वो पर्टिकुलर भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी कि इंडियन एविडेंस एक्ट के थ्रू बाउंड नहीं होते। मतलब पहले इंडियन एविडेंस एक्ट था, उसको चेंज करके भारतीय साक्ष्य अधिनियम बना दिया गया, ठीक है। तो उसके थ्रू प्रिंसिपल्स के थ्रू बाउंड नहीं होते, पर एक्सेप्ट कर सकते हैं एविडेंस
ऑन ब्रॉडर ग्राउंड्स इफ रिलेवेंट टू द इशू। ठीक है, तो अगर इश्यू जो भी मैटर इन इशू है उसमें अगर एविडेंस कोई आता है, कोई ऐसी चीज आती है जो उस चीज को एस्टेब्लिश करती है, डिनाई करती है, तो उस एविडेंस को एक्सेप्ट कर सकते हैं, पावर है। देन दे मस्ट रिकॉर्ड रीजंस इफ इंपॉर्टेंट राइट्स आर अफेक्टेड। तो ऐसा अगर वो कर रहे हैं तो और इसमें राइट्स अगर अफेक्ट हो रहे हैं तो उनको रीजंस रिकॉर्ड करने जरूरी है इन द राइटिंग। देन एग्जाम्पल अगर देखें, इन कैट प्रोसीडिंग्स एफिडेविट डॉक्यूमेंट्स एंड रिटन स्टेटमेंट्स कैन बी यूज्ड इवन इफ नॉट फॉलोइंग अ फॉर्मल एविडेंस रूल्स। ठीक है, तो बेसिकली एफिडेविट डॉक्यूमेंट वगैरह यूज करे जा सकते हैं बिकॉज आपको अपना केस तो प्रूव करना ही पड़ेगा। तो बेसिकली एविडेंस रूल्स को प्रॉपर्ली फॉलो नहीं करते पर उसके प्रिंसिपल से बाउंड होते हैं। देन केस लॉ देखें, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस टी आर वर्मा। ठीक है, तो इसमें हेल्ड क्या हुआ था, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स मस्ट नॉट एक्ट ऑन नो एविडेंस दो स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ एविडेंस आर नॉट मैंडेटरी। ठीक है, तो स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ एविडेंस जो है वो मैंडेटरी नहीं है, पर बिकॉज भाई कोई भी चीज हो उसको प्रूव करने के लिए कुछ एविडेंस तो लगेगा ही, तो एविडेंस तो जरूरी है। ठीक है, देन उसके बाद एग्जांपल्स ऑफ मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल इन इंडिया, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ये सेम टेबल है, आप इसको रेफर कर लोगे फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देन तो यहाँ पर ये ट्रिब्यूनल्स हमारे खत्म होते हैं। देन उसके बाद आगे चलते हैं, तो क्या एडवांटेजेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, तो ये भी हम ऑलमोस्ट डिस्कस कर ही चुके हैं। दैट इज स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है उन ट्रिब्यूनल के हेड्स के पास। देन स्पीडी डिस्पोजल होता है, कॉस्ट इफेक्टिव इन नेचर होता है, फ्लेक्सिबल इन प्रोसीजर होता है, एंड रिडक्शन इन कोर्ट बर्डन, ये हेल्प करता है। ठीक है, देन उसके बाद चैलेंजेस जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं, तो लैक ऑफ जुडिशियल इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो जिस तरीके से जुडिशरी इंडिपेंडेंट होती है उस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल इंडिपेंडेंट नहीं होते। देन एग्जीक्यूटिव इन्फ्लुएंस होता है, एंड समटाइम्स नॉन बाइंडिंग डिसीजंस जो हैं वो दे देते हैं, एंड एब्सेंस ऑफ यूनिफॉर्म प्रोसीजर रूल्स है। तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। देन द केस लॉ, दैट इज यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मद्रास बार एसोसिएशन, हेल्ड दैट ट्रिब्यूनल्स मस्ट हैव जुडिशियल मेंबर्स टू मेंटेन इंडिपेंडेंस एंड फेयरनेस। ठीक है, तो इसमें हेल्ड हुआ था कि जो ट्रिब्यूनल्स है उसमें कुछ जुडिशियल मेंबर्स भी रखो, जुडिशियल मेंबर्स को भी रखना जरूरी है, बिकॉज वो उससे क्या होगा, उससे जो डिसीजन होगा वो इंपैक्ट फ्री होगा, प्लस उससे जो डिसीजन होगा वो विदाउट एनी इंटरफेरेंस हो पाएगा। ठीक है, देन फाइनली द कंक्लूजन ऑफ दिस टॉपिक। ठीक है, यहां पर ये टॉपिक जो है वो यहाँ पे खत्म हो जाता है। ठीक है, देन नेक्स्ट चलते हैं, अब आता है हमारा लास्ट टॉपिक ऑफ द यूनिट, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, द लास्ट टॉपिक एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको ट्रिब्यूनल्स में, जो आपको कोर्ट्स में बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का मतलब क्या है, अगर नेचर जस्टिस करे तो वो क्या प्रिंसिपल फॉलो करेगा। ठीक है, तो एक बिल्कुल कॉमन मैन की तरह, लेमैन की तरह अगर आप सोचोगे तो अगर आपको जज बना दिया जाए तो भाई एक सिंपल सी बात है, या फिर आपको अगर पार्टी की तरह सोचना हो तो एक सिंपल सी बात है, आप ये सोचोगे कि भाई मेरा केस एटलीस्ट सुना जाए। ठीक है, तो दोनों पार्टीज के रूप में सबसे पहला प्रिंसिपल ऑडी अल्ट्रम पार्टम, मेरा केस सुना जाए। ठीक है, देन दूसरा रूल क्या होगा कि भाई मेरे केस का जज कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जो मेरे खिलाफ हो। ठीक है, मतलब मेरे केस का जज कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जो मेरे खिलाफ हो। कैसे, अब खिलाफ कैसे हो सकता है, सब्जेक्ट मैटर में खिलाफ हो, मेरे से उसकी पर्सनल दुश्मनी है, पर्सनल ग्रज है, या जो सब्जेक्ट मैटर है उसमें उसका कुछ पर्टिकुलर इंटरेस्ट है, या फिर जो अपोजिट पार्टी है वो उसका दोस्त है, भाई है, या कुछ है। ठीक है, तो ये होगा। थर्ड क्या होगा कि भाई मेरे केस का जज जो हो वो बुद्धिमान व्यक्ति हो और वो क्या करे, वो अपने जो डिसीजन है उसके पीछे रीजन दे, तो जिसको बोला जाता है रीजन डिसीजन। ठीक है, तो ये बेसिकली क्रक्स है ऑफ दिस नेचुरल जस्टिस। तो स्टार्ट करते हैं, दैट इज द नेचुरल जस्टिस रेफर टू अ बॉडी ऑफ अनरिटन एथिकल एंड प्रोसीजरल रूल्स। ठीक है, तो बेसिकली ये रिटन नहीं है, ये एथिकल और प्रोसीजरल रूल्स है जो कि इंप्लिसिट होता है। ठीक है, meant to ensure fairness in decision making, तो decision making में fairness को इंश्योर करता है ये रूल। Then while not codified, these principles are so essential that courts in India have held them to be implicit in article number 14 and 21। तो बेसिकली जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है वो आया कहां से, वो implicit है, वो सब्सिडरी है ऑफ these two fundamental rights, that is article number 14 and 21, that is right to equality and right to life and personal liberty। ठीक है, देन उसके बाद आगे चलते हैं, तो क्या प्रिंसिपल्स हैं, सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है, रूल अगेंस्ट बायस, नेमो जुडिस इन कॉजा सुआ। तो बायस का मतलब क्या है कि एक व्यक्ति अपने ही केस का जज नहीं हो सकता, तो यही लिखा हुआ है दैट नो वन कैन बी अ जज इन देयर ओन केस। ठीक है, तो अपने कॉज में कोई व्यक्ति जज नहीं हो सकता। ठीक है, अब इसमें क्या आता है, पर्पस अगर देखें तो क्या है, सबसे क्लियर पर्पस है टू इंश्योर दैट डिसीजंस मेकर रिमेन इम्पार्शियल, न्यूट्रल एंड डिसइंटरेस्टेड बोथ एक्चुअली एंड परसेप्टिबली। ठीक है, तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है, ये रूल इसलिए बनाया गया ताकि जो डिसीजन मेकर हैं वो इम्पार्शियल रह सकें, वो अनबायस्ड रह सकें। ठीक है, अब देखें अगर क्या है टाइप्स ऑफ बायस को अगर देखा जाए तो पहला आता है क्या, पिक्यूनरी बायस, जहां पर जज साहब का कुछ पिक्यूनरी इंटरेस्ट, फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन्वॉल्व। ठीक है, तो केस अगर देखें तो क्या है, मोहपात्रा एंड कंपनी वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा। तो इसमें क्या है, टेक्स्ट बुक सिलेक्शन कमिटी इंक्लूडेड समवन हुज ओन बुक वाज अंडर कंसिडरेशन स्ट्रक डाउन। ठीक है,
तो एक व्यक्ति ने, मान लो मैंने अपनी किताब लिखी और टेक्स्ट बुक सिलेक्शन कमेटी में भी मैं ही बैठ गया, तो ऑब्वियसली वहां पे सब्जेक्ट मैटर मेरा है, पेक्यूनियरी इंटरेस्ट मेरा है, तो वहां पे क्या होगा, मैं चाहूंगा कि मेरी बुक सेलेक्ट हो जाए ताकि मुझे कुछ पैसा मिल सके, ठीक है, तो वो स्ट्रक डाउन हुआ। देन उसके बाद देखें सेकंड बायस क्या आता है, पर्सनल बायस, कुछ मेरा कुछ इमोशनल रिलेशनल एस्पेक्ट है उस केस में, ठीक है। तो एग्जांपल देखें, मानक लाल वर्सेस डॉक्टर प्रेमचंद, ठीक है, इसमें क्या हेल्ड हुआ, अ लीगल कमिटी मेंबर हैड अपीयर्ड फॉर अपोजिट पार्टी इन पास्ट, डिसीजन क्वाश्ड, ठीक है। तो बेसिकली जो कमेटी मेंबर था वही अपीयर हो गया फॉर अपोजिट पार्टी, तो इससे क्या हुआ भाई, ये तो सीधी सी बात है कि इसका कुछ पर्सनल इंटरेस्ट है, कुछ इमोशनल एस्पेक्ट है, दोस्ती है, भाईचारा है, कुछ भाई बंधु है, तो इसलिए वो क्या हो गया, वो रिजेक्ट हो गया, वो जो है डिसीजन क्वाश हो गया। देन फिर आता है आपका क्या, ऑफिशियल बायस, जहां पर ऑफिसर जो है वो क्या है, व्हेन ऑफिसर हैज प्रायर ऑफिशियल इन्वॉल्वमेंट और होल्ड्स अ पॉलिसी ओपिनियन, ठीक है। तो बेसिकली जब ऑफिसर खुद ही इन्वॉल्व हो, फॉर एग्जांपल दिस केस दैट इज गुलापाली नागेश्वर राव वर्सेस एपीएसआरटीसी, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी हु इनिशिएटेड द प्रपोजल आल्सो हर्ड द ऑब्जेक्शन, ठीक है। तो बेसिकली प्रपोजल उसी ने दिया, भाई मैं हूं, मान लो मैंने कोई लॉ बनाने का प्रपोजल दिया और मैं ही उसके ऑब्जेक्शंस को हर्ड कर रहा हूं, सुन रहा हूं, तो ऑब्वियसली मैं यही चाहूंगा ना कि मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाए, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलें तो क्या है, सब्जेक्ट मैटर बायस व्हेन द जज हैज स्ट्रांग प्री कंसीव्ड ओपिनियन। तो प्री कंसीव्ड ओपिनियन है अगर किसी के बारे में, भाई जैसे मान लो कि मेरा पड़ोसी है, मैं उससे बहुत ज्यादा परेशान हूं, सोचता हूं कि ये तो भाई हर पड़ोसी को तंग करता है, उसके खिलाफ कोई केस कर दे, ठीक है, और उसका मैं जज बन जाऊं, तो मैं तो सोचूंगा भाई ये तो है ही बंदा ऐसा, वो तो खप मचाता ही रहता है, तो इसलिए इसने तो कुछ कांड किया ही होगा। तो प्री कंसीव्ड ओपिनियन है फॉर द पर्टिकुलर पर्सन, बेशक उसने वो कांड किया हो चाहे ना किया हो, ठीक है। तो क्या होगा, वो चीज अगेंस्ट द रूल ऑफ बायसनेस हो जाएगी। देन उसके बाद आगे चलते हैं तो क्या आता है, टेस्ट यूज बाय कोर्ट, क्या टेस्ट यूज करता है, रियल लाइक्लीहुड ऑफ बायस इज सफिशिएंट, एक्चुअल बायस नीडेड नॉट बी प्रूव्ड, ठीक है। तो एक्चुअल बायस है या नहीं है वो प्रूव करना जरूरी नहीं है, अगर एक हल्का सा भी डाउट है कि बायस हो सकता है तो वो बहुत सफिशिएंट है, ठीक है। तो रियल लाइक्लीहुड ऑफ द बायस इज सफिशिएंट, अगर लाइक्लीहुड है तो सफिशिएंट है, वो अपने केस को नहीं सुन सकता। देन आगे चलते हैं, ठीक है। तो इवन द अपीयरेंस ऑफ द बायस कैन इनिशिएट एन ऑर्डर, तो अगर अपीयरेंस हो रहा है, बेशक हुआ ना हो, आप बहुत अच्छे, आप धर्मात्मा टाइप के आदमी हो, पर हुआ ना हो, आपने किया ना हो, पर अगर अपीयर हो जाए, जैसे मान लो कि एक बच्चे के खिलाफ केस चल रहा हो, उसके पापा ही जज हूं, तो क्या होगा, वो क्या होगा, अपीयर हो रहा है, बेशक उन्होंने उसको फांसी की सजा सुनाई हो, पर वो अपीयर हो रहा है कि वो जज थे, तो खत्म बात, वहां पर कोई भी मैटर नहीं करेगा और चीज। देन दूसरा जो रूल है ऑफ द प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस दैट इज ऑडी अल्ट्रम पार्टम, दैट इज हियर बोथ द पार्टीज, मतलब हियर द अदर साइड, मतलब एक पक्ष की बात सुन के फैसला मत सुना दो, दोनों पक्ष की बात सुनना जरूरी है। तो नो पर्सन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड, ठीक है। तो दूसरे पर्सन को बिना सुने आप फैसला नहीं सुना सकते एट एनी कॉस्ट, ठीक है। तो ये नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, दैट इज द हार्ट ऑफ फेयर प्रोसीजर। तो ये दिल है एक फेयर प्रोसीजर का, एक धड़कन की तरह है, मतलब एवरी पर्सन अफेक्टेड बाय अ डिसीजन मस्ट हैव अ मीनिंगफुल अपॉर्चुनिटी टू, पहला नो द केस अगेंस्ट हिम, उसके अगेंस्ट क्या केस हुआ है ये जानना उसका अधिकार है, उसका एक लीगल राइट। देन प्रेजेंट एविडेंस, उसके फेवर में अगर कोई एविडेंस है, उसके अगेंस्ट कोई एविडेंस है तो वो मांग सकता है। एंड देन चैलेंज एडवर्स मटेरियल, तो अगर कोई एडवर्स मटेरियल तो उसको चैलेंज कर सकता है, उसका अधिकार है, बिना उसके अधिकार को फॉलो करे उसके खिलाफ जजमेंट नहीं सुनाई जा सकती। देन कंपोनेंट्स अगर देखें तो क्या है, सबसे पहला नोटिस, नोटिस देना जरूरी है। तो जब भी कोई भी मैटर होगा तो उसमें क्या होगा, सबसे पहला केस फाइल किया जाता है, तो जब केस फाइल किया जाएगा तो कोर्ट जो है या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल क्या करेगा, नोटिस भेजेगा जिसमें क्लियरली एडिक्वेट एंड स्पेसिफिक अबाउट चार्जेस और इश्यूज, जो चार्जेस उसके अगेंस्ट फ्रेम किए गए हैं या फिर इश्यूज जो उस पर लगाए गए हैं, जो भी इश्यूज हैं उस पर्टिकुलर पार्टी के जिसने उस पर केस फाइल किया है, वो चीज प्रॉपर्ली मेंशन्ड होगी, ठीक है। एग्जांपल केसर एंटरप्राइज वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, वेग शो कॉज नोटिस इज इनवैलिड, ठीक है। तो अगर बिना किसी रीजन के, बिना किसी प्रॉपर अथॉरिटी के या बिना किसी प्रॉपर रीजन के अगर शो कॉज नोटिस दिया हुआ है तो वो इनवैलिड है, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलते हैं तो क्या है, अपॉर्चुनिटी टू रिप्लाई, सेकंड एसेंशियल इज कि भाई दूसरे व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी मतलब मौका दो कि वो अपनी बात रख सके, उस नोटिस का जवाब दे सके, ठीक है। तो रिटन रिप्रेजेंटेशन, ओरल हियरिंग, लीगल काउंसिल, ठीक है। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि रिटन या फिर ओरल उसको जो है अलाउ करो कि वो अपनी बात रख सके, उसको काउंटर कर सके। जैसे एग्जांपल देखिए मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहां पे पासपोर्ट जो है इंपाउंड हो गया था विदाउट प्रॉपर हियरिंग, विदाउट प्रायर हियरिंग हेल्ड टू बी अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल नंबर 21। तो अगर ऐसा होता है तो वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21 मान लिया जाता है, जहां पर दूसरे व्यक्ति को अपनी बात रखने का मौका ना दिया जाए। देन उसके बाद क्या है, डिस्क्लोजर ऑफ द मटेरियल, तो जो मटेरियल है जिसपे
अथॉरिटीज रिलाई कर रही है या सामने वाली पार्टी रिलाई कर रही है, वो जरूरी है बताना, ताकि उस मटेरियल की ऑथेंटिसिटी पे या फिर उस मटेरियल के तहत उसको कुछ कहना हो तो वो कह सके। ठीक है, तो अथॉरिटीज मस्ट शेयर ऑल मटेरियल्स बीइंग रिलाइड अपॉन, तो जो जो मटेरियल है उसका सबको शेयर करना जरूरी है। एग्जांपल अगर केस देखें तो क्या है, मोहिंदर सिंह गिल वर्सेस चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो कुछ हिडन डॉक्यूमेंट्स यूज के तहत उसके अगेंस्ट ऑर्डर किया गया, जो कि वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है। देन उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन एंड लीगल रिप्रेजेंटेशन, तो जो भी विटनेसेस हैं, जो भी ऑर्डर्स हैं या फिर जो भी एलिगेशंस हैं, उसको क्रॉस एग्जामिन करने की पूरा अधिकार है, प्लस लीगल रिप्रेजेंटेशन इफ रिक्वायर्ड बाय द पर्सन, वो भी उसका पूरा अधिकार है। ठीक है, तो नॉट ऑलवेज मैंडेटरी बट मस्ट बी अलाउड इन सीरियस मैटर्स और वेयर फैक्ट्स आर डिस्प्यूटेड। ठीक है, तो जनरली अलाउ नहीं होता, मतलब मैंडेटरी नहीं है उसको अलाउ करना, पर जहां पर भी ऐसा डिस्प्यूट राइज किया जाए या फिर ऐसी डिमांड लाई जाए कि मुझे लीगल रिप्रेजेंटेशन चाहिए, मुझे क्रॉस एग्जामिन करना है, तो उसे अलाउ करना चाहिए। ठीक है, देन यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस तुलसीराम पटेल, तो ये केस है, दैट इज इन अर्जेंट मैटर्स प्री डिसीजनल हियरिंग कैन बी वेव्ड बट पोस्ट डिसीजनल हियरिंग में भी नेसेसरी। ठीक है, तो जब प्री डिसीजनल हियरिंग है, मतलब जो अर्जेंट मैटर है, जहां पर डिसीजन लेने से पहले की जो हियरिंग है, उसको आपने चलो वेव कर दिया कि भाई बहुत अर्जेंट था, आपके पास टाइम नहीं था पूरा आपको सुनने का दोनों पार्टीज का, तो आपने एक डिसीजन दे दिया, पर डिसीजन देने के बाद वो डिसीजन आपका टेम्परेरी होना चाहिए, उसके बाद आपको दोनों पार्टीज को सुनना पड़ेगा और फिर आपको एक कंक्रीट रीजन बेस्ड डिसीजन आपको देना पड़ेगा। ठीक है, देन उसके बाद एक्सेप्शंस अगर देखें तो क्या है, सबसे पहला पब्लिक इमरजेंसी है तो ये रूल अप्लाई नहीं करता। देन कॉन्फिडेंशियलिटी लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट है तो भी ये रूल अप्लाई नहीं करता। अगर लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है और उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी जरूरी है कि भाई अगर किसी ने इंफॉर्मेशन दी है वो बंदा मार दिया जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा, तो भी ये रूल अप्लाई नहीं करता। एंड रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस हैं लाइक ट्रांसफर एक्सेट्रा, तो भी ये रूल अप्लाई नहीं करता। तो अगर ट्रांसफर वगैरह हो रहा है तो उस पर थोड़ी ना आप बात सुनोगे कि भाई इसको जाना है नहीं जाना है। ठीक है, देन बट कोर्ट्स इंश्योर दैट एक्सेप्शंस आर नैरोली इंटरप्रेटेड। ठीक है, तो एक्सेप्शंस को बहुत ही रेयर और बहुत ही नैरो प्रोस्पेक्ट में इंटरप्रेट किया जाता है, ना कि ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में। ठीक है, देन उसके बाद स्पीकिंग ऑर्डर्स अगर देखें तो क्या है, रीजन डिसीजन, मतलब हर ऑर्डर अपने लिए स्पीक कर रहा हो, क्या रीजन। ठीक है, जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन बट मस्ट मैनिफेस्ट एंड अनडाउटेडली बी सीन टू बी डन, तो सिर्फ जस्टिस होना जरूरी नहीं है बल्कि जस्टिस हो रहा है ऐसा दिखना भी जरूरी है। ठीक है, तो डिसीजन मस्ट गिव रीजंस टू, पहला किस लिए, फेयरनेस शो करने के लिए कि जो डिसीजन हुआ है वो फेयर बेसिस पे हुआ है। देन फैसिलिटेट अपील, तो अपील को फैसिलिटेट करने में, एंड प्रिवेंट आर्बिट्रेरीनेस, तो आर्बिट्रेरीनेस को रोकने में कि कहीं डिसीजन ऐसा तो नहीं है कि किसी जज के फेवर की वजह से हो गया हो। ठीक है, देन उसके बाद व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, क्यों जरूरी है, पहला ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करता है, ये हम समझ चुके हैं, रिडक्शन इन करप्शन, करप्शन को रिड्यूस करता है, एंड बिल्ड्स पब्लिक कॉन्फिडेंस, तो कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है, पब्लिक का ट्रस्ट को जीतता है, एंड एड्स अपीलेट रिव्यू, तो अगर कोई रिव्यू करना चाहता है या अपील करना चाहता है तो उसको हेल्प करता है, बेस्ड ऑन द रीजन वो अपील कर सकता है। देन केसेस अगर देखें तो क्या है, क्रांति एसोसिएट्स वर्सेस मसूद अहमद खान, तो द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट गिविंग रीजन इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, तो एसेंशियल एलिमेंट है रीजन देना, ताकि जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस हुआ है या नहीं ये देखा जा सके। ठीक है, देन उसके बाद अदर केसेस देख लो, दैट इज साइमंस वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मोहनलाल कपूर। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है, इवन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स मस्ट हैव रीजंस इफ दे अफेक्ट द राइट्स, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स भी हों तब भी उनमें रीजंस होना चाहिए अगर वो राइट्स को अफेक्ट कर रहे हैं तो। देन दूसरा क्या है, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मोहनलाल कपूर, प्रमोशन ऑर्डर्स विदाउट रिकॉर्डेड रीजंस वर हेल्ड इनवैलिड, तो अगर कोई रीजंस के बिना प्रमोशन ऑर्डर भी है तब भी उसको इनवैलिड मान लिया जाएगा। देन उसके बाद व्हेन नॉट रिक्वायर्ड, क्यों रिक्वायर्ड नहीं है, सबसे पहला लेजिस्लेटिव एक्ट्स और प्योरली पॉलिसी डिसीजन, तो अगर कोई पॉलिसी डिसीजन है या फिर कोई लेजिस्लेटिव एक्ट है तो उसमें डिसीजन का रीजन देना जरूरी नहीं है। देन ऑर्डर्स वेयर रीजंस आर रिकॉर्डेड इन इंटरनल फाइल्स, एग्जांपल डिफेंस, प्रोक्योरमेंट एंड सिक्योरिटी इश्यूज। ठीक है, तो कुछ देश की सुरक्षा के लिए फिर कोई ऐसा इशू है डिसीजन के पीछे रीजन को रिलीज नहीं कर सकते तो उस केस में वो अलाउड होगा। देन प्रैक्टिकल एग्जांपल्स अगर डिस्कस करें तो टीचर डिसमिस्ड विदाउट हियरिंग, तो अगर ये क्या होगा, ये ऑडी अल्टरम पार्टम का वायलेशन होगा। देन पुलिस ऑफिसर डिसाइड्स ऑन मिसकंडक्ट केस, तो रूल अगेंस्ट बायस होगा। देन अथॉरिटी रिजेक्ट्स लाइसेंस एप्लीकेशन साइलेंटली, दैट इज नो स्पीकिंग ऑर्डर होगा। एंड देन ऑफिसर हैविंग टैक्स अपील एज अ पर्सनल स्टेक, दैट इज पिक्यूनरी बायस। ठीक है, देन उसके बाद ट्रांसफर ऑर्डर विदाउट एक्सप्लेनेशन, इसमें कोई भी एक्सेप्शन अप्लाई हो सकता है, इसलिए फुल हियरिंग इसमें जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, तो ये इसकी टेबल से आप रिवाइज कर सकते हो बिफोर द एग्जाम। देन
उसके बाद देखें तो कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग इन इंडिया अगर देखें तो जैसे मान लो आपसे 5 मार्क्स में पूछा जाए कि व्हाट इज मेंट बाय ऑडी अल्टरम पार्टम, तो आप ऑडी अल्टरम पार्टम का इंट्रोडक्शन, देन व्हाट इज द रियल मीनिंग एंड हाउ इट इज एक्सप्लेन्ड, ये चीज करने के बाद ये आप हर उसमें कॉमनली लिख सकते हो, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग। बिकॉज आर्टिकल नंबर 14 जो इक्वालिटी बिफोर द लॉ उसकी बात करता है, और आर्टिकल नंबर 21 जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है, वो सारे ही नेशनल जस्टिस के प्रिंसिपल्स पे अप्लाई होता है, ठीक है। तो इसलिए आप अपने कंटेंट को एनरिच करने के लिए ये भी मेंशन करोगे, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलते हैं तो क्या आता है, even non-statutory bodies and private institutions like universities, NGOs have been required to follow these principles when their decisions affect right। तो जब भी उनका डिसीजन किसी के राइट्स को अफेक्ट करता है, जैसे किसी को डीबार करना है, कुछ करना, तो उनको भी नेचुरल जस्टिस को फॉलो करना जरूरी है, ठीक है। देन उसके बाद इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन्स रिलेटेड टू नेचुरल जस्टिस, सबसे पहला पोस्ट डिसीजनल हियरिंग, मतलब जब अर्जेंट मैटर हुआ तो क्या हुआ, आपने एक डिसीजन दे दिया, एक्स पार्टी डिसीजन दे दिया, अब उस अर्जेंसी को खत्म करने के बाद मान लो सपोज दैट कुछ पेरिशेबल आर्टिकल्स थे, तो उनको खराब होने से रोकने के लिए आपने उनको सेल करने का ऑर्डर दे दिया। अब ऑर्डर तो आपने दे दिया, सेल हो गया, पैसा आ गया हाथ में, तो पैसे को खर्च करने के अलाउ करने के बिना उसको अपने पास रखें जो ट्रिब्यूनल जिसने ऑर्डर दिया है, और फिर रीजन डिसीजन पे जाए, दोनों पार्टी की बात सुने कि भाई एग्जैक्टली फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए, आफ्टर डिसीजन पोस्ट डिसीजनल हियरिंग को अच्छे से कंडक्ट करे और फिर डिसाइड करे कि उस पैसे का क्या किया जाए, ठीक है। देन आगे चलते हैं, तो दूसरा आता है डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन। तो लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या है, कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशंस जो कि लेजिटिमेट हैं, जो कि एक लोग के लिए सोचना लीगल है, अलाउड है, लेजिटिमेट है, ठीक है। तो अगर ऐसी कोई प्रोसेस फॉलो किया जाता है, जैसे सपोज दैट डीएम के ऑफिस में हर किसी व्यक्ति को उसको बात रखने का अधिकार है, तो ए एक पर्सन है तो उसके पास भी लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन होगी कि अगर वो डीएम के ऑफिस में जाएगा तो उसकी बात सुनी जाएगी, ठीक है। तो अगर कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन है जो कि लेजिटिमेट है तो उसको फॉलो करना भी जरूरी है। देन फेयरनेस इन एक्शन, तो एक्शन जो होना चाहिए वो फेयर होना चाहिए, विदाउट एनी आर्बिट्रेरीनेस या विदाउट एनी बायसनेस होना चाहिए, ठीक है। देन आगे चलते हैं, तो ये कंक्लूजन आ जाता है ऑफ द टॉपिक, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी यहाँ पर इस कंक्लूजन के साथ खत्म हो जाएगा। तो ये कंक्लूजन यहाँ पे एंड हो जाता है, ठीक है। तो इस कंक्लूजन को आप एक बार वीडियो पॉज करके देख लेना अच्छे से, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये यूनिट ओवर हो गई, यूनिट नंबर 3 ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गई, कोई डिटेल वर्जन मैंने आपको समझा दिया। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट्स।